चलिए, आज हमारा फिफ्थ सेशन है, जो कि यूएस टैक्सेशन में कॉरपोरेशन से रिलेटेड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम एक कंसोलिडेट वे में समझने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक आपने जो बेसिक क्लासेस पढ़ी हैं उसमें आपने पूरा फोकस किया है पार्टनरशिप और एस कॉरपोरेशन के कुछ कंसेप्चुअल थिंग्स के ऊपर। पार्टनरशिप, आज मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तीनों में डिफरेंस है, सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन, जो मैं बताने जा रहा हूं। पार्टनरशिप के बेसिस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम बेसिक क्लास में ही कवर करते हैं। देखिए, जो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है ना, पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है, वो पार्टनर्स के बेसिस में ऐड कर दी जाती है। ये बात आप सबको पता है या नहीं पता है कि जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स के क्या कर दी जाती है, पार्टनर के बेसिस में एड ऑन कर दी जाती है। जैसे लेट से एक पार्टनरशिप की लायबिलिटी है, वो है 50,000। ठीक है सर। और आप उस पार्टनरशिप में 20% शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 50,000 का 20%, क्वेश्चन हाँ बोले या ना बोले, कुछ भी ना बोले, आपके बेसिस में ऐड कर दिया जाता है। किस में ऐड कर दिया जाता है? आपके बेसिस में। आपका बेसिस मतलब पार्टनरशिप, समझ रहे हैं ना, पार्टनर्स बेसिस में। पार्टनर बेसिस, इसके लिए आपको ये बेसिस क्या होता है इसका बिल्कुल बेसिक समझने के लिए पिछला लेक्चर डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। जो पार्टनर के बेसिस में क्या होता है, ऐड होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। जी सर। अब दूसरा मैटर ये आता है कि सर, सी कॉरपोरेशन की लाइबिलिटी अगर कोई है, क्या वो उसके शेयर होल्डर में ऐड होता होगा क्या? तो एक बात ध्यान रखिए, सी कॉरपोरेशन की लाइबिलिटी का एस शेयर होल्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। मतलब अगर कंपनी ने 50,000 का लोन ले रखा है तो शेयर होल्डर को उससे कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर की एसेट की बुक वैल्यू में कुछ भी, शेयर होल्डर के कंट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं होगा अंडर दी सी कॉरपोरेशन। बट एस कॉरपोरेशन में भी नहीं होगा, लेकिन एक सब्जेक्टिव कंडीशन है। अगर शेयर होल्डर ने खुद एक लोन दिया है एस कॉरपोरेशन को, तब उसके बेसिस में ऐड हो जाए। कितनों को यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई? बेसिस में ऐड हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, शेयर होल्डर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस एस कॉरपोरेशन, सी कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप में यही है कि जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स के बेसिस में एड ऑन कर दी जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको सी कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन, तो ध्यान रखिए, जो पार्टनरशिप का बेसिस होता है उसमें कैपिटल प्लस डेट बेसिस दोनों को जोड़ा जाता है, तब जाकर पार्टनर्स बेसिस आता है। ये बात तो हम पिछली लेक्चर में भी समझ चुके हैं। लेकिन सी कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन एस कॉरपोरेशन में केवल लोन दिया गया, किसके द्वारा? शेयर होल्डर के द्वारा दिया गया लोन
ही उसके बेसिस में ऐड होता है। तो यहां पर एक कंसेप्ट अलग से यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है डेट बेसिस। डेट बेसिस और शेयर होल्डर बेसिस। यहां पर दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, लेकिन पार्टनरशिप में केवल एक ही टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक में ही मैं बता देता हूं। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती है, जब बच्चे ओवरऑल पढ़ते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। तो ये जो 10 मिनट मैंने आपको बताए हैं, 10 मिनट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप में सी कॉरपोरेशन में एस कॉरपोरेशन। क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि आप सबको ये बात समझ में आ गई है? जो बच्चे टीसीपी और रेगुलेशन ऑलरेडी मुझसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, कुछ बच्चों ने, पुराने बच्चे दिख रहे हैं मुझे, उनको तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, उनको लिए बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लाइबिलिटी का रीपेमेंट हो जाता है, लाइबिलिटी के रीपेमेंट से, इन ऑल द केसेस, व्हाट इफेक्ट ऑन द बेसिस? सर लायबिलिटी के रीपेमेंट के कारण क्या इफेक्ट होगा? हम्म पार्टनर्स बेसिस, पार्टनर का बेसिस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये जो मैंने आपको 5 लेक्चर पढ़ाए हैं ना, ये पांच में मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 10 MCQ देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। 10। ये 5 लेक्चर से, ये मेरा वादा है आपसे। जब आप पूरा लेक्चर रिवाइज करेंगे ना, पांचों लेक्चर के, आप बोलेंगे सर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हुए हैं। तो इन लेक्चर को तो आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। मेन क्लास को लाइटली ले लेना एक पल के लिए, वो वैसे तो उसको भी लाइटली नहीं लेना, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं एडवांस में। एक मेरी फंडामेंटल लेक्चर्स, और दूसरा जो मेरा रिवीजन सेशन होता है, ये हो सकता है कि 75% एग्जाम में कवर कर जाए आपके। 75%। बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा वो नहीं है। और इसके कोई नोट्स भी नहीं है, जो मैंने आपको पिछले 4 लेक्चर में समझा वो मैंने आपको पूरा डिटेल, देखिए मेरा यूएस टैक्सेशन में कमांड है। तो मैं आपको, आप अभी तक नोटिस कर रहे हैं, ये मेरा 5वां आर है। इन 5 आर में मैंने कहीं लिखी हुई बात नहीं पढ़ाई आपको, अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे, मैंने कहीं आपको नोट्स में से नहीं पढ़ाया, मतलब किस लेवल पर मैंने हार्डवर्क किया होगा पिछले 7-8 सालों में। तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि इस लेक्चर्स को आप ये मत मान के चलिए कि इसमें सर कुछ नोट्स नहीं मेरे, इसमें जो आपको मैं की कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा हूं, इट ए वन ग्लांस समझाने की कोशिश करूं। तो ये लेक्चर्स को देखने के बाद आपको समरी पॉइंट्स डेफिनेटली बनाने चाहिए। 101% आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो सर लाइबिलिटी का रीपेमेंट के कारण पार्टनरशिप का बेसिस तो रिड्यूस होगा, बट क्या सी कॉरपोरेशन का बेसिस रिड्यूस होगा? नो, नेवर। सर जब लायबिलिटी के कारण कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन एस कॉरपोरेशन का, अब एस कॉरपोरेशन में नो और नेवर वर्ड लिखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या लिखूं सर मैं? रिलेटेड टू लोन गिवन बाई शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर ने कोई लोन दिया था, उसका रीपेमेंट हुआ है, तो एस कॉरपोरेशन का बेसिस कम होगा, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। सर पार्टनरशिप की लायबिलिटी रिड्यूस कैसे होगी? अरे सीधी बात है ना, पार्टनरशिप ने लोन लिया हुआ था, उस लोन का क्या कर दिया है? रीपेमेंट कर दिया है। पहले 50,000 का लोन था हमारे उस एग्जाम्पल में, तो हमारा 20% हिस्सा था। अब मान के चलो वो लाइबिलिटी 40,000 हो गई है, 10,000 का पेमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब हमें भी 2,000 से बेसिस को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं एक सेकंड आ रहा हूं, थोड़ा सा इंटरनेट वो हो रहा है, 2 मिनट।
तो बेसिस क्या होता है, किसके कारण रिड्यूस होता है? केवल पार्टनरशिप का ही बेसिस रिड्यूस होता है। दूसरा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक तो होता मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, और एक सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस पेमेंट। कॉमन सेंस से बताना है, पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में एज वेल एस कॉरपोरेशन के किसके डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बेसिस रिड्यूस होगा? दोनों के या किसी एक के? बोथ और सिंगल? जरा चैट बॉक्स में लिखो बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ, मनी, सर्विस। तो ये सबसे बड़ा गलती आप जो करेंगे, सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कभी भी सर्विस का रीपेमेंट, सॉरी, ओनली मनी। मतलब आप एक इसका एग्जांपल, एग्जांपल समझो। यार पार्टनरशिप में एक पार्टनर जो है वो सीपीए है, उसने ऑडिट किया, वैसे कर नहीं सकता रिलेटेड पार्टी का, लेकिन मानकर चलो इंटरनल ऑडिट किया। क्या किया है? इंटरनल ऑडिट। अब इस इंटरनल ऑडिट के बदले में पार्टनरशिप उस सीपीए पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो ये सर्विस का रीपेमेंट है ना, सर्विस का पेमेंट। तो क्या इस सैलरी के कारण पार्टनर्स का बेसिस रिड्यूस होना चाहिए क्या? नेवर। वाई? वाई? ये नेवर क्यों लिखा सर आपने? ये इसलिए लिखा बिकॉज जो रीपेमेंट हो रहा है वो उसके लिए टैक्सेबल है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जो रीपेमेंट हो रहा है, सर्विस का पेमेंट हो रहा है, वो टैक्सेबल है, और अगर मनी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसके कारण बेसिस रिड्यूस होता है, बेसिस क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या ये टैक्सेबल होगा? मनी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल, यस और नो? मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल और नो? ये भी लिखना है आपने। मैं देखना चाह रहा हूं कौन क्या लिख रहा है, मेरे को क्लास के बच्चों का लेवल चाहिए, तो इसलिए मैं बेसिक क्लास में आपकी चैट ज्यादा पढ़ता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिलीव मी, आपको एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 100% आपको आपकी ईए की क्लास पे ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। आप मुझे फोन करके बता देना नहीं तो कि सर ये नहीं मिला। मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज बेसिस डिक्रीज होगा, सर्विस से कभी नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा। ये अब यहां पर नेवर लिखने के कारण एक पंगा हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, लेकिन एक लिमिट के कारण, एक वो जब बेसिस से इंक्रीज हो जाता तभी होता, अदरवाइज नहीं होता। तो यहां मैं इट मे बी कैपिटल गेन लिख सकता हूं, लेकिन वो लिखने के कारण ये शायद बाद में आपको समझ में आए, क्योंकि कई बार चीजें आपको यूएस टैक्सेशन की प्रॉब्लम क्या है जो मैंने ऑब्जर्व करी है। देखो, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैंने क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी, बताऊं? यार मेरे को है ना थोड़ा सा अपने सी होने पे बड़ा प्राउड था। जब मैं ईए और यूएस सीपीए के फार और ऑडिट को पढ़ा था तो मुझे चुटकियों में समझ में आ जाता था। लेकिन जब मैं टैक्स में आया ना, तो सच बता रहा हूं, मेरा ये जो प्राइड था वो थोड़ा सा डाउन हो गया। मेरे को डाउट होने लगा कि मैंने यार, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को दिया नहीं है, ईए की, तो मेरे मन में ये आया कि मैंने यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एक बार पढ़ने के बाद मेरे को समझ भी नहीं आया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, 10 साल, 2015 2016 की, सॉरी। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो आप भी करोगे,
कि कई चीजें आपको ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्लेरिफाई होंगी, दो तीन बार पढ़ने के बाद। क्या आप कभी ऐसा फील करते हैं, जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा हो, कई बार चीजें ओवर द पीरियड क्लियर होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको अभी, अब जैसे मैंने यहां लिख दिया कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस डिक्रीज होगा बट टैक्सेबल नहीं होगा, बट मैंने यहां लिखा इट मे बी कैपिटल गेन। तो अब इसका मतलब यह है कि जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके बेसिस से ज्यादा हो जाए तभी कैपिटल गेन आता है, अदरवाइज नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि हमें बेसिक्स में ये बातें समझ में आनी चाहिए कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बेसिस डिक्रीज होता है, लेकिन सर्विस पेमेंट के कारण बेसिस रिड्यूस नहीं होता। कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी? मेरे हिसाब से क्लास में 2% लोगों को बात ही पहले से पता थी, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ओनली 2 to 3 पीपल्स। तो कई चीजें आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि लाइव क्लास में आपको हो सकता है कि कई बार 95% चीजें ही क्लियरिफाई हों, 5% आपको सेल्फ क्लियरिफाई करना पड़े। कोई भी टैक्सेशन में 100% क्लियरिटी आपको खुद को भी कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ती। अब एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है रितु ने कि सर लाइबिलिटी रीपेमेंट का इफेक्ट ऑन एस कॉर्पोरेशन क्या होगा? एस कॉर्पोरेशन पर इफेक्ट। तो लाइबिलिटी रीपेमेंट का एस कॉर्पोरेशन के बेसिस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कॉमन सेंस से लिखना है कई बच्चों को। नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एस कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर के बेसिस में लायबिलिटी इंक्लूड ही नहीं होती। लेकिन अगर वो केवल एस कॉर्पोरेशन का दिया हुआ लोन है और वो रीपेमेंट मिल जाता है तो बेसिस कम होगा। तो इसका मतलब सर आप थोड़ा सा और भी बिल्कुल सामान्य भाषा में समझा दीजिए। मतलब आप सोचो, एक कंपनी है जिसका नाम है एमएक्स एस कॉर्पोरेशन, उसके आप शेयर होल्डर हैं। थोड़ा बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा देते हैं। आपने इस कंपनी में पैसा लगाया $10,000, तो दिस इज योर बेसिस। जी सर, दिस इज आवर बेसिस। मतलब ये हमारा बेसिस, हमने 10,000 लगाया, हमारा बेसिस है एज ए शेयर होल्डर। और आपने इसको लोन भी दिया, तो ये तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, ये जो आपने पैसा दिया। लेकिन आपने इसको लोन दिया 5,000 का, आपने दिया है ना, तो आपका टोटल बेसिस 15,000 है। अब एमएक्स की बुक्स में ये लोन भी आ गया है। अब मान के चलो एमएक्स ने इसमें से 1,000 का रीपेमेंट कर दिया, तो यहां से आपका 1,000 माइनस हो जाएगा और आपका बेसिस कहलाएगा 14,000। लेकिन अगर ये शेयर होल्डर का लोन नहीं होता, एमएक्स ने कहीं और से बैंक लोन लिया होता, तो पहली बात तो फिर ये आपके में जुड़ता ही नहीं, तो आपका बेसिस कितना कहलाता? 10,000 ही कहलाता। अब जब उन्होंने 5,000 का लोन का रीपेमेंट कर दिया तो आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बेसिस में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं था। तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा है ही नहीं उसका रीपेमेंट हो गया तो हमें उससे क्या लेना देना? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट बेसिस। अब आपको आज के बाद डेट बेसिस में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, डेट बेसिस में नो कंफ्यूजन। बताइए, एट ए वन टाइम आपको एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप के डेट बेसिस का 100% क्लियरिटी आ गई। 100% क्लियरिटी कई बार आपको बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद आती, मैंने आपको 20 मिनट्स में क्लियरिटी दे दी। बात समझ में आ गई? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। और एक बात याद रखिए, एक होता है एट रिस्क। तो कई लोग एट रिस्क और बेसिस को सेम समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये हमने क्या समझा है? बेसिस। तो कभी भी इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना कि एक लेक्चर में जब आपका लूंगा स्पेसिफिकली एट रिस्क का लूंगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। इस बेसिस के साथ में एक जनरली वर्ड यूज करते हैं वो लोग, टैक्स बेसिस, है ना? क्या यूज करते हैं?
क्लियर हो गई बातें? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि कितने परसेंट बच्चों को यहां तक समझ में आया है। मेरे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक आई वांट, नहीं तो बहुत सारी चीजें उड़ेंगी आगे। इसीलिए सिर्फ समझाना मेरा पर्पस नहीं है। मेरे को पर्पस ये कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्योंकि अगर आपको ही समझ में नहीं आएगा तो आगे बहुत दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ेगा ना। तो जरा एक पोल का आंसर दो बेटा, मैं कुछ ऊपर नीचे वाले पोल का आंसर। हाउ मेनी ऑफ जो रेगुलर हैं, जो नहीं रेगुलर हैं उनको मैं काउंट नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू नो द फीडबैक ऑफ दिस सेशंस, क्योंकि ये 5 आवर में मैंने बहुत क्रूशियल चीजों को पढ़ाया है। फटाफट बेटा वोट फटाफट दे दिया करो। वोट देने में अभी कल भी दे के आए होगे 2-3 दिन पहले दिल्ली से आप लोग, तो यहां भी दे दो वोट। चलो 90% बच्चों को क्लियरिटी है। 90% हो, 10% बच्चे जो हो सकता है वो होंगे जिन्होंने पिछला क्लासेस नहीं देखी होगी। वो 3-4 क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी। चलिए, तो सारे बच्चों को क्लियर है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना टेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा सा पार्ट 2 में काफी कंसर्न रहता हूँ कि पार्ट 2 थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि सीधा साधा नहीं है ये। चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि बेसिस का पर्पस क्या होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमने सीखा सर, सर्विस वाला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस तीनों के केस में टैक्सेबल है सर। पार्टनर्स हो, सी कॉरपोरेशन हो, चाहे एस कॉरपोरेशन। अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप को सर्विस प्रोवाइड करें, या सी कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर सर्विसेज प्रोवाइड करें, या एस कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर सर्विसेज प्रोवाइड करें, इन ऑल द केसेस टैक्सेबल। जी सर, ये बात भी हमको पूरी तरीके से बेसिक में ही समझ में आएगी। और इन ऑल द केसेस नो इफेक्ट ऑन बेसिस, ये भी बात अब आपको याद रहेगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल। लेकिन यहां पर रीपेमेंट के बारे में लिखा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर और आएगा। ये बात हो रहा है रीपेमेंट का, सर्विस का रीपेमेंट का। एक होगा सर्विस का कंट्रीब्यूशन करना। ये दोनों में फर्क है, कई बच्चे रट के जाते हैं ना, तो दोनों को समझाना पड़ता है। सर्विस का रीपेमेंट और सर्विस का रीपेमेंट इन ऑल द केसेस। बताइए बेसिस पे इंपैक्ट पड़ेगा या सर? मैं सुनना चाहता हूं सबसे। इट ऑलवेज इंक्रीज द बेसिस, यस और नो? यार मैं अब आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं। आपने सर्विस का कंट्रीब्यूशन किया और आपको बदले में कैपिटल इंटरेस्ट मिल जाए, तो क्या आपका बेसिस इंक्रीज नहीं होगा इसमें? हर केस में। काफी टेक्निकल बात होगी, लग रही होगी आपको। सर्विस कंट्रीब्यूशन में हमेशा बेसिस इंक्रीज होता है, लेकिन सर्विस का जब रीपेमेंट होता है ना, तो बेसिस के ऊपर कोई इंपैक्ट। ये मैंने ना पूरा टॉपिक जो जो पार्ट 2 है वो ऑलमोस्ट 25 से 30% बेसिस 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 बहुत बार आएगा बेसिस। उसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि 5वां लेक्चर है लॉजिक समझो आप। लॉजिक समझो, अब लॉजिक को समझाते हैं हम, है ना। हम तीनों के केस में समझाते हैं, सी कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप। आप सी कॉरपोरेशन है, उसके शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। बताओ, आपने सिंपल से
$10,000 देकर उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। $10,000 से आपका बेसिस इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं आपसे, हुआ या नहीं हुआ? ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ लिख दो सर, यस। आपने शेयर बाय किए थे और आपने क्या दिया था? कैश। लेकिन अब उस कंपनी ने बोला यार हमें कैश मत दो, आप खुद एक सीपीए हो ना, हमें सर्विस दे दो। तो सर्विस देके बदले में शेयर मिल गए, तो क्या मेरे लिए उस शेयर का बेसिस सर्विस की फेयर मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट नहीं बढ़ेगा क्या? क्या मेरा बेसिस उस सी कॉर्पोरेशन में नहीं बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। मेरे को शेयर, मेरे पास जो शेयर आए उसकी वैल्यू में इंक्रीज कर दूंगा, क्या दिक्कत है? ऐसे ही लॉजिक एस कॉर्पोरेशन में भी सेम होगा सर। अगर आप उसके शेयर बाय करना चाहते हो, बदले में चाहे आप कैश दो या सर्विस दो, दोनों में बढ़ेगा। इसी तरीके से पार्टनरशिप में अगर आप कैपिटल इंटरेस्ट बाय करना चाहते हो, कैपिटल इंटरेस्ट में भी सर्विस कंट्रीब्यूट करोगे, बदले में आपको मिल गया, तो आपका बेसिस तो इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, सर्विस के कंट्रीब्यूशन बेसिस हमेशा इंक्रीज होता है। लेकिन जब उस सर्विस का रीपेमेंट किया जाता है ना, तो बेसिस रिड्यूस नहीं होता। ये बच्चों को कई बार बात समझ में नहीं आती, ना जाने क्यों। रीपेमेंट में सर्विस का, क्योंकि वो इनकम है ना। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बिल्कुल आशिफा इकबाल ने बहुत बढ़िया बात लिखी, सर वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन इट विल ऑलवेज इंक्रीज। हाँ ये बात मेरे को ज्यादा बढ़िया लगी, वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे कैश में करो चाहे काइंड में करो। और एक और बात लिख देता हूं, चाहे लाइबिलिटी में करो। लेकिन यहां पे लाइबिलिटी अज्यूम्ड लिखना पड़ेगा। कैश में करो चाहे उसमें करो, ठीक है। इससे आपका बेसिस क्या हो जाएगा? ये बेसिस की स्पेलिंग में बार बार न जाने क्यों गलत लिख देता, इंक्रीज होगा। क्या इतना माइन्यूटली आपको चीजें समझ में आई? ये माइन्यूटली ही समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इधर की चीज उधर होगी तो पूरा कैलकुलेशन आपका गलत होगा। स्पेशली सीपीए स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़े, रेगुलेशन में सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो हमने तीनों को कंपेयर क्यों किया सर? हमने तीनों में इसलिए कंपेयर किया क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ना, ये जिंगल जिंगल मिंगल हो जाती है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो तो एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप में, तीनों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देते हैं। तो मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बोला था, बेसिस कैलकुलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आज आपको दो तीन चीज समझ में आ गई, कैश समझ में आ गया और सर्विस समझ में आ गई। कितने स्टूडेंट थे जिनको पहले से ये सब आता था क्लास में? दोज हु आर क्वाइट कंफर्टेबल ऑलरेडी, कि सर आप ये नहीं भी बताते तो हम कर लेते, वो डेफिनेटली मेरे टीसीपी के स्टूडेंट हो सकते हैं, 99%। बाकी सबके लिए तो नया ही होगा, बाकी सबके लिए। तो अब क्या फायदा होगा? जो बच्चे सीपीए कर रहे हैं वो ये सेशन देखने के बाद जब टीसीपी पढ़ेंगे तो उनको और भी आसान लगेगा। ये सेशन देखने के बाद आपको सीपीए का रेगुलेशन और टीसीपी आपको बहुत आसान लगेगा। क्या सर ये समझने के लिए अकाउंटिंग का नॉलेज भी रिक्वायरमेंट है? अकाउंटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं था, मैंने आपको अकाउंटिंग एस्पेक्ट में नहीं समझाया, लेकिन आप एज ए अकाउंटेंट भी सोच सकते थे, तो सेम थिंग ही होती है। सर व्हेन कंट्रीब्यूशन एडेड द बेसिस एंड रीपेमेंट मेड आफ्टर इट्स रिड्यूस फ्रॉम बेसिस, बिल्कुल सुप्रोटिक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं लायबिलिटी में भी, तीनों के लिए। लायबिलिटी अब अलग कॉन्सेप्ट, एक होता है लायबिलिटी का कंट्रीब्यूशन, या लायबिलिटी को हम जनरली, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं बट यहां पे भी मैं बताऊंगा। लायबिलिटी अज्यूम जब भी आप करते हैं ना, पार्टनरशिप की, चाहे एस कॉर्पोरेशन की, चाहे सी कॉर्पोरेशन,
आपका बेसिस हमेशा इंक्रीज होगा। बेसिस हमेशा इंक्रीज। मतलब ऐसा सोचो, एक ए बी सी पार्टनरशिप है। ये कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूं, बस शॉर्ट में बता रहा हूं। एबीसी पार्टनरशिप है, उसका 50,000 का लोन है। जी सर। तो वो आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है, उसको आपने अज्यूम्ड कर लिया है। तो उसके कारण आपका बेसिस क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अज्यूम चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, ऐसा माना जाता है कि पार्टनर ने अज्यूम कर लिया, लेकिन एस कॉर्पोरेशन में नहीं होता ऐसा। एक बात ये ध्यान रखना है आपको, ये अज्यूम्ड वर्ड चाहे पार्टनरशिप में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमेशा बेसिस इंक्रीज होता है। लेकिन जब तक एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्पोरेशन में स्पेसिफिकली ना लिखा हो अज्यूम, तब तक इंक्रीज नहीं होता। ये एक बड़ी कॉमन बात भी है। ये बात बच्चे मिस कर जाते हैं पता होने के बाद। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो कि अज्यूम बाई दी शेयर होल्डर, तब तक लायबिलिटी के कारण, क्योंकि हमको अज्यूम करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में नहीं भी लिखा हो तो हमें क्या करना पड़ता है, बेसिस को इंक्रीज करना पड़ता है। वेरी वेरी टेक्निकल वर्ड, ये बहुत माइन्यूट सा पॉइंट मैंने काफी डिटेल रीडिंग के बाद समझा कि जब तक अज्यूम्ड वर्ड, अज्यूम मतलब यू आर गोइंग टू टेक केयर, जब आप इसको क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। 100% यहां तक आपको क्लियरिटी होना चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो ये चीजें बहुत खाएंगी आपको जब मैं क्लास में रीड कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन हम और समझेंगे। पार्टनरशिप के साथ साथ पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो चीजें समझनी है। एसेट्स कंट्रीब्यूशन सिर्फ समझनी, इसका कैलकुलेशन नहीं समझना है, बेसिक में हमको केवल ये बात समझना है। देखो, जब पार्टनरशिप में कोई असेट कंट्रीब्यूशन की जाती है किसी पार्टनर्स के द्वारा, तो यहां पर दो प्रकार के बेसिस आते हैं, बेसिस वन और टू बेसिस। जरा कुछ एडवांस वाले बच्चे बताओ कौन से दो बेसिस आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर अगर लोन देंगे और बदले में उनको कैपिटल नहीं मिल रही, वो लोन है, अभी वो इसका लॉजिक समझा देता हूं सी कॉर्पोरेशन में। अच्छा क्वेश्चन है इस प्रतीक का। तो एक बात ध्यान रखिए, वो उस क्वेश्चन को मैं साइड में लिख ले रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट के लिए पेंडिंग रखते हैं। कि सर ये शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा लगे, जैसे सी कॉर्पोरेशन को जब शेयर होल्डर ने लोन दिया, इसका आंसर देना। शेयर होल्डर ने, शायद बहुत सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं इसलिए, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझे लेना पड़ता है। सर सी कॉर्पोरेशन को एक शेयर होल्डर ने लोन दिया, क्या शेयर होल्डर का बेसिस इंक्रीज होगा, यस और नो? जरा मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे यस लिखते हैं, कितने बच्चे नो लिखते हैं। मुझे इसके लिए पोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे पूरे आंसर नहीं पढ़ पाऊंगा, और शायद आप ये बहुत बड़ा ब्लेंडर कर जाते अगर ये आंसर नहीं पूछा जाता तो। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्टूडेंट ने पूछा है। जरा इसका आंसर दो बेटा सभी लोग। क्लास में 50-50% होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सी कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर ने लोन दिया है, सी कॉरपोरेशन को बेसिस इंक्रीज होगा या नहीं होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि 50% बच्चे गलत बोलेंगे, मैं वेट कर रहा हूं।
मेरे को पूरी उम्मीद है कि ज्यादा बच्चे गलत बोलेंगे इसको। दैट्स फटाफट वोट बेटा, वोट देना बहुत जरूरी है, बहुत टेक्निकल पॉइंट भी वोट का मैं ये इंतजार कर रहा हूँ। 1 मिनट बाद मैं खत्म कर दूंगा। 1 मिनट नहीं। तो 37% बच्चे गलत हैं। जो 37% यस बोल रहे हैं या 40% बच्चे यस बोल रहे हैं वो गलत हैं। अब उसका लॉजिक समझिए। एक कंपनी का नाम लेते, एमएक्स लिमिटेड, सी कॉरपोरेशन। आप उसके शेयर होल्डर हैं। या तो आप कैश देते हैं, बदले में क्या लेते हैं? शेयर लेते हैं। आपका बेसिस इंक्रीज होगा या नहीं होगा? आप, क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर हैं। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आपने लोन दिया, तो क्या लोन देने से आप उसके शेयर होल्डर हो गए? ये लोन का पैसा आपको वापस मिल जाएगा, कभी भी कैपिटल का पैसा आपको वापस नहीं मिलता। तो बेसिस का मतलब हम बात करते हैं कैपिटल बेसिस। बेसिस इज ऑलवेज ए कैपिटल एसेट्स। बेसिस का मतलब ही कैपिटल एसेट है। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, बेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। बेसिस का एक्चुअल मीनिंग है कैपिटल एसेट। ये बात भी आपको कई लोगों को नहीं पता होगी। अब पता हो गई कि नहीं हो गई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिस? बेसिस का मतलब है कैपिटल एसेट। अब सर आप ये मत पूछ लेना ये कैपिटल एसेट्स क्या होती है। कैपिटल एसेट्स मतलब जिसको सेल करके कैपिटल गेन आता है। तो सर अगर हमने लोन दिया तो ये हमारी कोई कैपिटल थोड़ी है। ये हमने लोन दिया तो ये हमारा बेसिस नहीं है। इट इज नॉट एन ए कैपिटल एसेट्स। लोन आपने पार्टनरशिप को 30,000 का दिया, क्या आप इसको 40,000 में सेल कर सकते हो क्या? मेरा क्वेश्चन तो आपसे यही है। चलो, कोई पागल ही होगा जो आपसे 30,000 का लोन 40,000 में ले लेगा। जो पॉसिबिलिटी नहीं। अरे तो जो कैपिटल एसेट है ही नहीं, वो बेसिस में कहां से आ जाएगा? लेकिन सर एस कॉर्पोरेशन में ऐसा करते हैं। अगर आपने कैश भी दिया और लोन भी दिया तो दोनों का टोटल मिलाकर आपका बेसिस कहलाता है। बात समझ में आती है? ये बहुत माइन्यूट पॉइंट था लेकिन अच्छा पॉइंट था। तो देखो 38 से 40% बच्चे इस पॉइंट पे गलत थे। अभी क्लियरिटी है सबको? और अब आपको लग गया होगा कि सर पार्ट 2 विल बी वेरी लॉजिकल। पार्ट 2 इज ऑल अबाउट लॉजिक्स। क्योंकि एस कॉर्पोरेशन एक पास थ्रू एंटिटी, द रीजन बिहाइंड, भैया हमान हमने अपने आप को ही लोन दिया एक तरीके से। तो हमने, अब देखो ये भी एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर ये एस कॉर्पोरेशन में इसीलिए लेते हैं ना, क्योंकि एस कॉर्पोरेशन को क्या है, पास थ्रू स्टेटस मिलता है। तो जिसको पास थ्रू स्टेटस मिलता उसमें ऐड करेंगे ना। तो फोर्थ लेक्चर और फिफ्थ लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये बात समझाने के चक्कर में ये भूल गया कि मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा था। अब मुझे थोड़ा सा आने दो। अब कई बार ये हो जाता है कि अपने दिमाग में कोई और थॉट था। पार्टनरशिप एसेट कंट्रीब्यूशन, हाँ। तो मैं आपसे ये बात बोल रहा था कि पार्टनरशिप जब एसेट का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो बेसिस दो प्रकार के होते हैं। एक पार्टनरशिप की बुक्स में भी होता है और एक पार्टनर्स के लिए भी होता है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स बुक। ये बात कितनों को समझ में आ गई? सर पार्टनरशिप की बुक्स में क्या होगा, वो जो एसेट्स आई है वो उसका बेसिस। वो जो असेट आई है ना, मैंने क्या बोला, व्हेन पार्ट असेट कंट्रीब्यूटेड बाई, असेट कंट्रीब्यूशन बाई पार्टनर्स। तो जो पार्टनरशिप की बुक्स में आएगा वो एक एसेट का बेसिस होगा। और पार्टनर के लिए एक होगा कैपिटल बेसिस। जिस कैपिटल वर्ड यूज करना अलग है, पार्टनरशिप बेसिस। बात समझ में आती है?
अब देखो, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। और ये दोनों जरूरी क्यों हैं समझना। एक पार्टनरशिप है ए बी सी, उसमें एक ए पार्टनर है। अब ए ने बोला यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक कार है, मैं आपको देना चाहता हूं, बदले में मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लोगे क्या? इसको कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत आप लोगों को? हाँ या ना लिख दिया करो, मैं चैट बहुत पढ़ता हूँ जब मैं बेसिक क्लास पढ़ता हूँ तो। कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो कार दी है, अब ये कार किसकी हो गई बेटा? किसकी हो गई? एबीसी फर्म की हो गई कि नहीं? तो एबीसी की बुक्स में इस कार का बेसिस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा एबी? क्योंकि हो सकता है ना एबीसी फर्म इस कार को फ्यूचर में सेल कर दे। तो जब वो कार को फ्यूचर में सेल कर सकती है, एबीसी फर्म इस कार को फ्यूचर में सेल कर सकती, तो उसकी बुक में एक बेसिस आना चाहिए ना जी सर। और अब जब इस पार्टनर ने इस एबीसी फर्म में कैपिटल लगाई है, तो उसका भी तो एक बेसिस है कि नहीं है? हो सकता है ना ये मिस्टर ए इस कैपिटल बेसिस को क्या कर दे, फ्यूचर में सेल कर दे। तो इसका मतलब सर जो पार्टनरशिप का बेसिस होता है वो अपने आप में क्या है, एक कैपिटल एसेट है। अब बात समझ में आ गई? जो पार्टनरशिप का बेसिस है वो पार्टनर्स के लिए कैपिटल एसेट है। सिंपल सा लॉजिक है। यार ए ने इस एबीसी फर्म को एक कार दी थी, तो उसको बदले में कैपिटल एसेट्स मिला, तो ये एक बेसिस है। कल को हो सकता है ना ये ए अपना हिस्सा डी को सेल कर दे, तो जो वो डी को सेल करेगा उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और इट मे बी पॉसिबल कि एबीसी फर्म इस कार को फ्यूचर में सेल कर दे, और अगर वो इस कार को फ्यूचर में सेल करेंगे तो किसको टैक्स देना पड़ेगा? एबीसी को या तीनों को? अब आप इस बात का आंसर दीजिए, एबीसी को या तीनों को? कई बच्चे लिखेंगे एबीसी को, फिर वो भूल जाएंगे कि एबीसी तो टैक्स पे ही नहीं करती सर, क्योंकि एबीसी तो क्या है, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप को कभी कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता, बिकॉज पार्टनरशिप एक पास थ्रू स्टेटस होल्ड करती है। तो हु विल पे द टैक्स? ऑल द पार्टनर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये काफी टेक्निकल चीजें थी, और लेकिन ये बेसिक्स में ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वाइल रीडिंग द प्रोविजन अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कतें आती है टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो दैट्स वाई मैंने यहां लिखा था कि दो दो बेसिस क्लियर होंगे। तो और जब ये कैपिटल गेन होगा ना, तो अल्टीमेटली ये कैपिटल गेन किसको पास ऑन कर दिया जाता है? पार्टनर्स को। और पार्टनर्स इस कैपिटल गेन के ऊपर कहां पर टैक्स भरते हैं उसका नाम आप लिखेंगे चैट बॉक्स में। लिखते जाओ बेटा, कहां पर भरेंगे पार्टनर्स इसके ऊपर टैक्स। अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में 1040 लिखना, 1065 मत लिखना। और उसके लिए शेड्यूल का भी नाम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। शेड्यूल का क्या नाम है? शेड्यूल का नाम बताइए। शेड्यूल K1, शेड्यूल K1। तो सोचिए सारी चीजें लिंक होती हैं आपस में। मतलब मैं आपको जो भी समझा रहा हूं उसका कहीं ना कहीं पीछे से लिंक जरूर रहेगा। इसलिए आपको सीक्वेंस में बेसिक लेक्चर में बैठना पड़ेगा। जो बच्चे इसको चौथा पांचवा लेक्चर देखेंगे, पहले नहीं देख सकते, आपको सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा ना। दैट्स वाई उसकी जो मैंने हेडिंग बनाई है वो इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर। तो कई बार इसीलिए आप बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रीडिंग ऑफ प्रोविजन विल नॉट हेल्प, अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी। और अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी जब तक आपको सारा कॉन्टेक्स्ट में, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूएस टैक्सेशन यही है,
प्रोविजन आपस में बहुत ज्यादा लिंक होते हैं, एस कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप और सी कॉर्पोरेशन की। और जब बच्चा सी कॉर्पोरेशन पढ़ने आता है तो वो एस कॉर्पोरेशन को भूल जाता है, या एस कॉर्पोरेशन के लॉजिक पार्टनर। तो ये झिंगा लाला बहुत होता है इसमें। मतलब मेरे को तो यूएस टैक्सेशन को समझने में बहुत दिक्कत आई थी पर्सनली। बहुत मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या चीज बनाई है, कैसे समझते होंगे बच्चे। लेकिन धीरे 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 जब पढ़ते जाओगे तो आपको भी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आज का लेक्चर मजेदार था कि नहीं था? लर्न लॉट ऑफ थिंग, लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और आप बताइए कि ये समझे बिना क्या आप कैपिटल गेन का कैलकुलेट कर सकते हैं? और अब आप ये भी मान जाएंगे कि सर इसको याद नहीं किया जा सकता। क्या याद कर सकते हैं? नहीं। किसी कंडीशन में आपसे ये याद नहीं होगा, करने की कोशिश भी मत करना। सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक से ही यहां पर चलिए। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, बुक में लिखा होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो मेरे ये 5 लेक्चर हैं, तो कई जगह मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। जैसे मैं बोल दूंगा कि चलो ये तो अपन पार्टनरशिप ने सेल किया तो पार्टनरशिप को टैक्स देना पड़ेगा या पार्टनर्स को देना पड़ेगा। दैट्स वाई ये बेसिक क्लासेस हमारी काफी यूजफुल होने वाली। तो आज के इस लेक्चर में हमने डेट बेसिस को, सर्विस बेसिस को, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन को काफी डिटेल में समझने की कोशिश की है। और बुक में केवल 2 या 3 लाइन में ये प्रोविजन लिखे हैं, उतने डिटेल में नहीं लिखे हैं जितना मैंने ऑलमोस्ट 50 मिनट इसके ऊपर। आज के इस लेक्चर से किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा? यस अंकुर सर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को एक साथ कैसे फोकस करें? बेटा पार्ट 2 और पार्ट